सो हेलो देयर, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग कवर करने जा रहे हैं लर्निंग आउटकम ए के रिमेनिंग पार्ट्स को। रिमेनिंग पार्ट्स में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि आपके फाइनेंसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाउ देयर आर डेफिनेटली सम इंटरनल फैक्टर्स एंड सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके पूरे फाइनेंसिंग पैटर्न को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं या फिर और बेटर कर सकते हैं। अब इसमें आपके फर्म स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं या फर्म स्पेसिफिक जो कंसिडरेशंस हैं वो आपके लिए इंटरनल फैक्टर्स का काम करेंगी, और जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है या इकोनॉमिक कंसिडरेशंस है वो आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स के टाइप से रोल प्ले करेगी। तो एग्जांपल के तौर पे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस। इंटरनल की बात करूं तो साइज डेफिनेटली मैटर्स। एक बड़ी कंपनी को बहुत इजीली कोई भी तरह का फाइनेंस मिल जाता है। इन पर्टिकुलर अगर डेट की बात करें तो डेट में ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आपकी कंपनी की साइज काफी बड़ी है। इफ योर कंपनी इज स्मॉल स्टार्टअप टाइप का कुछ है तो फिर नहीं मिलेगा उतना लोन। ये एक इंटरनल फैक्टर का एग्जांपल हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर में डेफिनेटली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का काफी ज्यादा रोल रहता है। वी हैव टू सी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कितनी लिबरल है। जितनी ज्यादा लिबरल पॉलिसीज होंगी उतना इजीली और उतना सस्ते में आपको लोन्स मिलेंगे। So yes, there are certain economic considerations that we have to look out for and certain specific firm specific consideration that we have to look out for. इन्हीं के ऊपर में पहले तो बात करते हैं। So let's get into the fact and सबसे पहले स्टार्ट करते हैं firm specific financing considerations, यानी factors that internally can influence your finance। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है कंपनी साइज। ऑब्वियसली कंपनी साइज में आपको सबसे पहले ही पता है ये बात कि स्मॉलर कंपनीज जो होंगी ना उनके पास में पॉजिटिव प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज आने मुश्किल हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेंडर अगर अपना पैसा किसी भी कंपनी को दे रहा है एज अ लोन तो वो जरूर चाहेगा कि कंपनी की कमाई स्टेडी हो, सस्टेनेबल हो। सो अगर कोई भी स्मॉल कंपनी है जिसके पास इतना तगड़ा फाइनेंस का सोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली उनको लेंडर्स लोन नहीं देना चाहेंगे। क्लियर? सो डेट may not be available or if it is available it may be too expensive। तो ये एक पहला पॉइंट है that can influence your financing decision। So आपको अपने साइज के हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आपका साइज बहुत छोटा है, आपके बेसिकली कंपनी बहुत छोटी एक स्टार्टअप टाइप की है तो फिर वहां पे आपको डेट फाइनेंस ना तो मिलेगा और मिलेगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। सो डोंट गो फॉर दैट। नंबर 2 इज रिस्कीनेस ऑफ द एसेट। सो जिन कंपनीज की ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, जो सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं, उनको डेफिनेटली लोन मिलने में प्रॉब्लम्स होंगी। सो कंपनीज विच हैव हायर वोलेटिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज विल हैव टू प्राइमरली रिलाई ऑन इक्विटी फाइनेंसिंग एंड उनको डेट कम ही यूज करना चाहिए। उसके कारण क्या है? उसके कारण यह है कि इनका बिजनेस सीजनल नेचर का है। सो इनके पास हर वक्त ऑपरेशनल कैश फ्लोज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो ऐसे में अगर वो कोई लोन ले लेते हैं उसको रीपे कैसे करेंगे ये एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जब सीजन डाउन होगा, ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नहीं होंगे, उस समय किस तरह से लोन रीपे होगा, दैट्स अ चैलेंज। सो उसीलिए यहां पे लिखा है कि रिस्कीनेस ऑफ एसेट पे डिपेंड करता है। आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है, डोंट गो फॉर डेट इन्वेस्टिंग, रादर गो फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग। मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग, मैं इन्वेस्टिंग भी बोल रहा हूं तो आप इंटरचेंजेबली सोचिएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग इज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंसिंग इज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ कंपनी। तो व्यू पॉइंट का डिफरेंस है, बट यू कैन आई थिंक अकोमोडेट अराउंड इट। अगला है एसेट्स फॉर कोलैटरल। नाउ दिस इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल। Companies will have access to debt financing only if its assets can be served as collateral। तो बेसिकली आपके पास कोलैटरल है तो डेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। Examples of real property and equipment are good collateral for mortgages and asset-backed bonds where assets are that are unique, highly specific। मैं अभी इसकी बात शायद नहीं करना चाहूंगा। एसेट बैक्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं इसकी बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बट ऐसा ही समझ लो कि ये सारे एसेट्स वो हैं जहां पे कोई ना कोई कोलैटरल आपको जरूर मिल जाएगा। करेक्ट? सो डेट फाइनेंसिंग जहां पे आप सिक्योर्ड डेट लेना चाह रहे हो वहां पे ऑब्वियसली एसेट अवेलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो जस्ट इन केस योर कंपनी डज नॉट हैव रिलायबल एसेट्स एज वेल। अब कई कंपनीज होती है जिनके पास में ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि बहुत इजीली मार्केटेबल होते नहीं, जैसे कि इंटेंजिबल्स। अगर आपकी कंपनी के पास में बहुत ज्यादा इंटेंजिबल्स हैं तो आप उस पर बहुत ज्यादा ना गुमान नहीं कर सकते कि वी कैन सेल दिस ऑफ। यू कैन नॉट। इंटेंजिबल जल्दी से नहीं बिक पाएंगे, मार्केटेबल इजीली नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आपको वो कोलैटरल के तौर पे सर्व करने को मिलेगा भी नहीं। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आप अपने कोलैटरल के तौर पे इंटेंजिबल्स को सर्व कर दोगे, इट वुड नॉट वर्क। सिंपली इट वुड नॉट वर्क। तो ये भी समझने की बात है कि डू वी हैव एसेट्स। अगर एसेट्स है तो ही हमको डेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। Next, we have public versus private equity. Companies that have issued public equity shares are available and easily traded through public stock market
करेक्ट। फॉर कंपनीज दैट फाइनेंस थ्रू प्राइवेट इक्विटी शेयर्स आर अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। एंड ये तो सिंपल सी बात है, ये तो देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी के डिफरेंस को समझाया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी में डिफरेंस क्या है। हमने इसके बारे में बात पहले वीडियो में भी की थी। हमने बात करी थी कि जो प्राइवेट इक्विटी होती है उनके लिए कोई भी एक रेडी मार्केट नहीं होता, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता जहां पे आप अपने शेयर्स को इजीली सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। यू कैन नॉट। But for public equity, there is definitely that availability, that is definitely a facility there. दोनों में डिफरेंस भी है। पब्लिक इक्विटी रेज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रेगुलेशंस की दरकार है, आपकी कंपनी काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। एंड यस, देर आर फ्यू रेगुलेशंस दैट आर पुट अप। वहीं पे अगर आप पब्लिक इक्विटी की जगह प्राइवेट इक्विटी में जाओ तो वहां रेगुलेशंस कम है और मुश्किलें कम हैं अगर आप इक्विटी रेज करना चाहो तो। नाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर यू wanting to raise finance for. अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, go for public equity, not a problem. But if the organization is very small, go for private equity. That is also a better option. नेक्स्ट वी हैव एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग एरिया है ये। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में बेसिकली आप ये ट्राई करोगे कि आपके जो एसेट्स हैं और आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो आपस में मैच हो। अब ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। अगर आपके कोई एसेट्स हैं यानी कि आपको वहां से फंड्स मिलने वाले हैं वर्सेस देयर इज अ लायबिलिटी जिसके लिए आपको फंड्स चुकाने हैं, ट्राई टू मैच द टाइमिंग ऑफ टू। तो आप ट्राई करो कि आप अपने एसेट और लायबिलिटी का ना टाइमिंग मैच करा पाओ। तो टाइमिंग मैच कराने से फायदा ये होगा कि आप कभी भी एक शॉर्ट टर्म लोन पे लॉन्ग टर्म एसेट नहीं खरीदेंगे, या फिर में आप कभी भी लॉन्ग टर्म लोन पे ही लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना चाहेंगे। इसको ढंग से जरा समझिए। अगर आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ढंग से करना चाहते हैं, यू विल हैव टू एंश्योर कि आप एसेट और लायबिलिटी की मैच्योरिटीज को मैच कराएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सिर्फ 6 महीने का लोन लिया और आपने 6 मंथ्स के लोन पे सपोजिटली खरीद दिया है कोई फिक्स्ड एसेट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज 6 महीने में आपको वो लोन एनीवेज रीपे करना है। रीपे करना है तो आपको वो रियलाइज भी तो करना होगा। इफ यू हैव इन्वेस्टेड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस इनटू अ लॉन्ग टर्म एसेट, आप उसे रियलाइज कैसे करोगे? हाउ विल यू गेट मनी बैक? सो इफ यू डू नॉट हैव अ गुड प्लान फॉर दैट, आपके एसेट लायबिलिटी का मिसमैच देखने को मिलेगा विच कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। आगे जाकर के आपको एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में बेसिकली यही बोला हुआ है दैट यू हैव टू मैच द मैच्योरिटी ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। करेक्ट? अगर कोई मिसमैच देखने को मिला तो आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप फिर से समझ लो, आपने एक 3 महीने का लोन लिया है और उससे एक गाड़ी ले लोगे, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि 3 महीने के लोन पे गाड़ी नहीं ली जा सकती। गाड़ी ली जा सकती है 3 से 4 साल के लोन पे। दैट इज अ गुड आइडिया। अगर आप एक छोटे लोन पे बड़ा एसेट ले लोगे, फिक्स एसेट ले लोगे, तो फिर पैसे लाओगे कहां से? सो ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का या मिसमैनेजमेंट का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। सो यस, ऑलवेज कीप दैट इनटू योर माइंड। नेक्स्ट वी हैव डेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। डेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर में बेसिकली ये बोला हुआ है दैट इंटरेस्ट रेट्स ऑन शॉर्ट टर्म डेट आर जनरली लेस ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये तो ऑब्वियसली जग जाहिर बात है। लॉन्गर टर्म डेट्स जो होते हैं उनमें रिस्क ज्यादा होती है, एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू ऑफर higher interest rate in long term debt in comparison to short term debt. इसके अलावा a less option would be finance with short term debt and continue refinancing new short term debt whenever current debt matures. बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर की गई है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो ऑब्वियसली वो महंगा पड़ेगा। देन व्हाट इज द अदर वे आउट? अदर वे आउट ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म लोन लो लेकिन रिवॉल्विंग स्टाइल में लो। इन द सेंस एक लोन खत्म तो दूसरा चालू, दूसरा खत्म तो तीसरा चालू। इस तरह से एक के बाद अपने लोन्स को अगर आप स्ट्रक्चर करके रख पाओगे या फिर आप इसे रोल ओवर कर पाओगे, सो दैट इज गोइंग टू एसेंशियली गिव यू अ लॉन्ग टर्म लोन। एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए ही लोन मिल जाएगा बट एट लोअर रेट्स। सो यस, दैट कैन बी प्रैक्टिस एज वेल। देन वी हैव करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क होगा अगर आप अपनी कंट्री के बाहर ट्रांजैक्शंस करते हो तो। सो इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स और मे बी रियलाइजेशंस फ्रॉम फॉरेन करेंसी, तो ऑब्वियसली आपके लिए करेंसी रिस्क बनी हुई रहेगी। नो, व्हाट इज द वे आउट? आप इस करेंसी रिस्क को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हो? पहला तो मेरे को पता आपको करेंसी रिस्क समझ में ही नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं फिर से। देखो, करेंसी रिस्क का मतलब यह है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, ठीक है, उस समय हो सकता है कि आपको 70 रुपीज करके रुपी बाई डॉलर का रेट मिला। मैं ऐसे ही आर्बिट्रेरली कोई भी रेट ले रहा हूं, लेकिन जब आपके रियलाइजेशंस आने वाले थे देन इट रेट केम डाउन टू 60 रुपीज। आपको तगड़ा नुकसान होगा, आपको जोरदार नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि देने के वक्त आपको ज्यादा रुपए देने पड़े हर डॉलर के लिए और लेने के वक्त आपको डॉलर के कम रुपए मिल रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली ये आपके लिए एक करेंसी रिस्क है और ऊपर भी जा सकता है। ये रिस्क ऑलवेज डज नॉट मीन कि डाउनवर्ड रिस्क ही होगा।
एक अपवर्ड रिस्क भी हो सकता है, आपके प्रेडिक्शन से ज्यादा कैश फ्लोज आपके पास आ सकते हैं, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम, लेकिन वेरिएंस तो वेरिएंस ही है, ठीक है ना। सो ये रिस्क को किस तरह मिनिमाइज करें, हाउ कैन वी बी सो श्योर कि कितना पैसा हमारे पास आएगा वर्सेस कितना पैसा हमारा जाएगा, हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट इट। तो उसका जवाब है आप हेज कर सकते हैं अपने रिस्क को। हेजिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में आप जानेंगे, अगर आप इस पॉइंट पे ज्यादा नहीं जानते हैं हेजिंग क्या होती है, आप पूरे करिकुलम में और भी जानेंगे। बट हेजिंग बेसिकली इज आई वुड से इज अ ट्रांजैक्शन और इज अ स्टाइल वेयर इन यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस और एलिमिनेट योर रिस्क। आप जब भी अपने रिस्क को कम करना चाहोगे या फिर उसे पूरी तरह एलिमिनेट करना चाहोगे तो उसे हम कहते हैं हेजिंग। वेरी सिंपल थिंग। और ये जो हेजिंग है ये आप करके अपनी करेंसी रिस्क को भी कम कर सकते हो। करेंसी रिस्क को अगर आपको कम करना है, यू कैन गो ऑन टू बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन करेंसी, या फिर और भी तरह के आप अग्रीमेंट्स कर सकते हैं जहां पे आप अपनी करेंसी के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। डिटेल में बाद में जानेंगे, ठीक है। अभी अब देखो सब चीजें एक बार में जानना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फॉरेन करेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रीडिंग पढ़ी होगी तो काफी कुछ समझ जाओगे, नहीं पढ़ी होगी तो बाद में पढ़ने पे समझ में आएगा। चलो, करेंसी रिस्क के ऊपर मैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप अपने फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेके रखते हैं, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेके रखते हैं, यू कैन एसेंशियली हेज the exposure that you have with respect to currency, and इसके लिए आपके पास काफी सारे options है। you can go for contracts, you can go for swaps, you can go for options and also forwards के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, करेक्ट। इसके अलावा एक और अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप करेंसी रिस्क को अगर हेज करना चाहते हो तो डेट भी उसी करेंसी में रेज करो जहां इक्विटी फाइनेंस भी आप रेज कर रहे हो और जिसमें आप बिजनेस ऑपरेशन भी कर रहे हो, करेक्ट। सो बेसिकली अगर आपका मान लो प्राइमरीली बिजनेस यूएस में है तो ट्राई करो कि आप डेट यूएसडी में ही लो, आप इक्विटी भी यूएसडी में रेज करो और ऑपरेशंस के कैश फ्लोज भी आपको ऑब्वियसली यूएसडी में मिलेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका काफी हद तक तो खर्चा आपस में सेटल हो जाएगा और जब आप अपने बचे हुए डॉलर्स को इंडिया लेकर के आओगे आपको कम चार्जेस लगेंगे। क्लियर है? एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी सारे लोग इंडिया में नहीं है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में आप हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको बस ये समझना है कि इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ट्राई करो अपने कैश फ्लोज को नेट कराने का। मेरे को कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है तो मैं बार बार कन्वर्जन नहीं करना चाहूंगा। इट्स बेटर कि मेरे को अगर डॉलर्स रिसीवेबल है तो डॉलर्स पेबल भी हो, ताकि आपस में ये सेट ऑफ हो जाए और बाद में मेरे को जो नेट में मिले वो एक नेट अमाउंट, छोटा अमाउंट हो जिसमें मेरी करेंसी रिस्क कम हो जाए। सो ये भी एक तरीका है जिसमें आप बिना हेजिंग के भी अपने लिए प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं। सो यस, दीज आर टू थिंग्स जिसके बारे में बात करनी थी। नंबर 1, आप अपनी करेंसी रिस्क को कम करना चाहते हैं, पहला तरीका तो ये है कि आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लो। वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी स्वैप ऑप्शंस और फॉरवर्ड्स। एंड वहीं पे अगर हम बात करें अबाउट डिफरेंट वे जिससे आप ये रिस्क को कम कर सकते हो, तो उसमें आप अपने रिसीवेबल्स और पेबल्स को ट्राई करोगे सेम करेंसी में रखने का, सो दैट वो नेटिंग हो जाए और आपकी करेंसी रिस्क कम हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंड आई होप आपने इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क किया हो। लो, इंपॉर्टेंट मैंने भी लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज एजेंसी कॉस्ट। नाउ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। एजेंसी कॉस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। एजेंसी बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझो। एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेस इन बिटवीन एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। सो अगर कोई प्रिंसिपल है और उसका एजेंट उस प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट काम नहीं कर रहा है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फिर वो एक एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अ गुड एग्जांपल वुड बी कि अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, जिस कंपनी ने सपोजिटली एक लोन लिया है, लेकिन लोन लेने के बाद में उन्होंने इमीडिएटली शेयर होल्डर्स को एक बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया, एक स्पेशल डिविडेंड दे दिया। नाउ दिस कैन एक्चुअली हर्ट अ डेट होल्डर। क्यों? क्योंकि डेट होल्डर को थोड़ा डर लगेगा कि यार ये हुआ क्या, मतलब दे हैव टेकन अ लोन एंड दे हैव गिवन इट टू देयर शेयर होल्डर्स। ये एक तरह से प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो रिवर्सल हो गया है। यूजुअली डेट इज मोर साउंडली सिक्योर्ड इन कंपैरिजन टू इक्विटी, बट अगर डेट लेकर के इक्विटी वालों को पैसे दिए जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस प्रॉब्लम इज वेरी क्लोज टू एजेंसी प्रॉब्लम। अब इसको किस तरह मिनिमाइज किया जाए? इसको मिनिमाइज करने के लिए डेट जब भी प्रोवाइड होगी उस समय उसकी कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। दीज शर्ट्स और दीज conditions are known as covenants, और इन covenants में इस तरह की रिक्वायरमेंट रखी जा सकती है that once a debt has been availed you cannot give away a special dividend। उस तरह से डेट होल्डर्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So yes, these are special things here जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
करेक्ट। यहां पे देखो ये बात लिखी हुई है दैट डेट होल्डर्स कैन सफर लॉसेस इफ बोरोइंग कंपनी इंक्रीजेस द रिस्कीनेस बियॉन्ड द ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन। एक तो ये भी हो सकता है एक कंपनी ने लोन लिया, लोन लेने के बाद अपने रिस्क बहुत ज्यादा रिस्की तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा भी होता है तो ऑब्वियसली इसमें भी रिस्क बढ़ रही है। डेट होल्डर्स कैन बी फेसिंग सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दैट। तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय ब्रिंगिंग इन बॉन्ड कोवेनेंट्स, यानी कि अपने यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लेंगे विच विल रेस्ट्रिक्ट द कंपनी फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्शंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको स्पेशल डिविडेंड्स का, वो भी एक ऐसा एक्शन था जो कि बॉन्ड होल्डर्स के लिए डेट्रीमेंटल था, इसका मतलब उनके लिए नुकसानदेह था। So they can actually stop the company from doing those actions or taking those actions, और इस तरह के actions को रोकने के लिए उनके पास में जो उनका हथियार है वो है bond covenants. So these are essentially the terms and conditions attached with the debt that the debt holders have provided to the company. Got the point? तो yes, ये agency cost जो है ये आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा that when somebody or the agent is not working for the best of your interest. तो यहाँ पे agent है company, principal है debt provider। तो अगर कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जिससे डेट होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है या डेट होल्डर का इंटरेस्ट और परेशानियों में जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए डेट होल्डर्स कैन ब्रिंग इन डेट कोवेनेंट्स। नाउ दिस अप्लाइज फॉर इक्विटी एज वेल। एजेंसी कॉस्ट ऐसा नहीं है सिर्फ डेट पे अप्लाई होता है, इक्विटी वालों पे भी अप्लाई होता है, और इक्विटी वाले भी डिफरेंट मेजर्स यूज करके अपने एजेंसी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। नेक्स्ट वी हैव बैंक्रप्सी कॉस्ट। अगर हम बैंक्रप्सी कॉस्ट की बात करें, एवरीबडी नोज दिस, कभी भी कोई कंपनी अगर बैंक्रप्सी फाइल करती है तो सबका नुकसान होता है, पूरी इकोनॉमी का नुकसान होता है, एंड ऑब्वियसली वो अपने आप में एक फैक्टर है। Got the point? So the suppliers of capital might be adverse to financial structure that risk bankruptcy. तो अगर कोई कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा लोन लेकर के काम कर रही है तो उसको फर्दर फाइनेंस मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। Why? Because everybody fears bankruptcy in a bad organization. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा उसके पास ऊपर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है, तो उसको और लोन कोई नहीं देगा, बिकॉज एवरीबडी इज फियरिंग बैंक्रप्सी, और ऐसे में फाइनेंसिंग हो सकता है एकदम से शट डाउन हो जाए। When financing is no more available, this company might have to apply for a bankruptcy. And then we have flotation cost. Flotation cost essentially transaction cost होते हैं। तो जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसको इशू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह को हायर करना पड़ता है, कई सारे रेगुलेशंस के लिए यू हैव टू पे फॉर। तो हर एक चीज का अपना एक कॉस्ट है। दैट कॉस्ट इज to get your shares or you get your security floated in the market, hence the name flotation cost. तो ये flotation cost लगेगा ही लगेगा, and obviously this can also influence your financing decision. यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है that flotation cost as a percentage of capital raised are generally lower for debt offering than for equity offering, because debt में ना काम कम होता है, equity में बहुत ज्यादा काम होता है। IPO लाना is a big thing। तो equity offering में आपके flotation cost कुछ ज्यादा होंगे as comparison to debt cost। तो ऐसे में flotation cost increase the cost of financing and can also affect your financing decision as well. So आपको देखना है कि आपको इक्विटी से पैसे उठाने हैं या फिर डेट से। अगर आप इक्विटी से एनीवेज इशू करवाना चाहते हैं, इक्विटी इशू करवाना चाहते हैं, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लिटिल हेवियर इन कंपैरिजन टू डेट, एंड वो चीज भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। सो यस, दीज आर ऑल दोज फैक्टर्स विच आर कंपनी स्पेसिफिक, और ये कंपनी स्पेसिफिक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखना चाहिए व्हेनेवर अ कंपनी इज गोइंग फॉर फाइनेंसिंग। Now let's talk about general economic consideration. अब हम इकोनॉमिक लेवल पे कंसिडरेशंस की बात करेंगे, जिसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, टैक्सेशन। ऑब्वियसली टैक्सेशन मैटर करता है। आप सबको पता है कि शायद नहीं भी पता हो, लेकिन जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं अपने डेट होल्डर्स को, तो वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में डिडक्टेबल होता है। सो एसेंशियली यू गेट अ क्रेडिट फॉर पेइंग इंटरेस्ट, बट यू डोंट गेट अ क्रेडिट फॉर पेइंग डिविडेंड्स। So ऐसे में for obvious reasons, if the taxation in your country is very high, it is better to go for debt rather than going for equity, because taxes कम हो सकते हैं अगर आप interest payment करते हैं तो। So obviously that can save you a little bit of taxes. So definitely if taxes are very high, you can go for debt financing. It will give you a lower cost in comparison to cost of equity. Number 2 is inflation. Inflation can play a very big role. Inflation इस चीज पे डिपेंड करता है कि expectations versus actual क्या हुआ। करेक्ट। अगर expected था कि inflation रहेगा 4%, but actual inflation turned out to be 6%, तो इससे definitely somebody would turn out to be a winner, somebody would turn out to be a loser. आप खुद सोचिए, अगर मैंने आपसे एक लोन लिया
उस समय मैं और आप दोनों ही ये एक्सपेक्ट करे थे कि इन्फ्लेशन विल बी 4%। तो जाहिर सी बात है हमने अपना जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, जिसमें इन्फ्लेशन भी एक कंपोनेंट होता है, वो 4% पकड़ा होगा। तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम ली होगी, मे बी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फिक्स करी होगी बेस्ड ऑन दिस इन्फ्लेशन नंबर। बट इफ दिस टर्न्स आउट टू बी 6%, यानी कि अगर 6% लेते तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था 12%। अनफॉर्चुनेटली उस समय हमें नहीं पता था कि इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा। वी थॉट 4% होगा, हमने रेट फिक्स करी 10%, बट नाउ द इन्फ्लेशन हैज टर्न्ड आउट टू बी 6%। रेट शुड हैव बीन 12%, बट व्हाटएवर हैज बीन डन। अगर आपने इन्फ्लेशन कम एक्सपेक्ट कर लिया या फिर अदरवाइज एक्चुअल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ज्यादा हो गया, तो जो बोरोवर है वो उसको फायदा होगा और जो लेंडर है उसको नुकसान होगा। अगर मैंने आपको लोन दिया होता 10% पे, इफेक्टिवली वो 12 होना चाहिए था, तो आई एम एट लॉस, आई एम लूजर, यू आर द विनर। क्यों? क्योंकि आपको एक सस्ता लोन मिल गया। ऑन द कंट्रारी उल्टा भी हो सकता है। इट कुड हैव हैपेंड कि हमने 4% सोचा था, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन टर्न्ड आउट टू बी ओनली 2%, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट शुड हैव बीन 8%। अनफॉर्चुनेटली आई एम चार्जिंग 10% फ्रॉम यू, सो नाउ आई एम द विनर, यू आर द लूजर। अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं तो इफ आई एम गिविंग लोन टू यू, तो मैं आपसे 10% चार्ज करूंगा जहां पे इफेक्टिवली 8% चार्ज होना चाहिए था। सो यस, आई एम विनिंग। नाउ ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्चुअल इन्फ्लेशन वर्सेस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और इन दोनों में हमेशा ही अंतर होगा। ठीक है, सो समडे borrower will win, some days lender will win। तो ये अपने को देख करके चलना होगा। सो ऑब्वियसली ये एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। यहां पे लिखा हुआ है इफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, देन कंपनीज वुड प्रेफर टू गो फॉर फिक्स्ड रेट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगर मान लो अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर फ्लोटिंग रेट्स, यानी कुछ ऐसी रेट्स जो आगे जाकर के और बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, सब्जेक्ट टू चेंजेस। डोंट गो फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज अगर आपको लग रहा है इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स भी और बढ़ेंगी ही। सो व्हाई शुड वी गो फॉर फ्लेक्सिबल रेट्स rather टू गो फॉर फिक्स्ड रेट्स? आज ही फिक्स कर लो और उतना ही कंसिस्टेंटली देते रहो इंटरेस्ट, आपके लिए वो फायदा है। क्योंकि कल को इन्फ्लेशन सच में बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगी एंड यू विल हैव टू इवेंचुअली पे हायर इंटरेस्ट। सो वो कोई नहीं चाहता। सो अगर आप एक बोरोवर हैं तो आपके लिए बेस्ट ये होगा, बोरो एट अ फिक्स्ड रेट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू गो अप। उल्टा भी हो सकता है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू डिक्लाइन, यू वुड डू द ऑपोजिट, यू विल गो विथ फ्लेक्सिबल रेट्स, यू वुड गो विथ फ्लोटिंग रेट्स। करेक्ट, ऐसी रेट्स जो कि टाइम के साथ बदलेंगी। सो इफ द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, तो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के साथ में इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा एंड दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ एज वेल। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज आपको समझना है। और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम उल्टा। ठीक है, आप एक बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे तो अलग, लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग। अगर आप एक लेंडर हो और आपको लगता है इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो आप एक फिक्स रेट लोन नहीं देना चाहोगे, आप देना चाहोगे एक फ्लोटिंग रेट लोन या फिर फ्लेक्सिबल लोन। करेक्ट? तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू वुड एक्चुअली वांट टू गिव द लोन एट अ वेरिएबल रेट rather than अ फिक्स्ड रेट। वेरी सिंपल, समझ में भी आता है, इट्स अ लॉजिकल थिंग। देन वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या सोचती है अबाउट द इकोनॉमी? गवर्नमेंट अगर फिस्कल पॉलिसी में कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रही है, या फिर में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एक तरह से सब्सिडाइज कर रही है, तो ये अच्छे स्टेप्स हो सकते हैं और ऐसे में दीज कंपनीज विल गेट इजीली फाइनेंस्ड। ठीक है ना? तो अगर कंपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्टिमुलेट कर रही है, इकोनॉमी को और ज्यादा लिबरल बना रही है, तो लोन्स मिलने आसान होंगे, इक्विटी रेज करना आसान होगा। और वहीं पे अगर आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव है, गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो उससे भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको हेल्प मिलने वाली है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि इफ गवर्नमेंट इज बैकिंग योर इंडस्ट्री, ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर लोन्स। And then finally we have monetary policy that dictates interest rate all over. मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करती है कि एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा कि ज्यादा, इंटरेस्ट रेट कम होगा कि ज्यादा। सो ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग मॉनेटरी पॉलिसी विल इन्फ्लुएंस योर फाइनेंसिंग डिसीजन एज वेल। सो फॉर एग्जांपल, इफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी लिबरल, तो इंटरेस्ट रेट्स काफी लो होंगे, यू वुड ऑलवेज वांट टू गो फॉर डेट फाइनेंसिंग।
ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको लगता है मॉनेटरी पॉलिसी काफी रेस्ट्रिक्टिव है, काफी स्ट्रिक्ट है, सो ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई. इफ इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, गो फॉर इक्विटी फाइनेंसिंग देन फॉर डेट फाइनेंसिंग. यहां पे ये लिखा हुआ है दैट एक्चुअल में कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड जब भी कुछ बुरे हालात आ जाते हैं, कोई पैंडेमिक आ जाता है या फिर में कोई क्रैश आ जाता है मार्केट में, तो फिर ज्यादातर सारी जो इकोनॉमीज हैं वहां पे आपको लोअर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है. एंड अ गुड बिजनेसमैन वुड ऑलवेज लाइक टू कैपिटलाइज ऑन दिस. तो एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा इस तरह के मार्केट और इस तरह के पैंडेमिक या फिर में इस तरह के मार्केट क्रैश का फायदा लेगा, लोअर रेट पे अपने डेट को फाइनेंस करवाएगा. Got the point? यहां पे यही लिखा है many companies use the opportunity to increase leverage at low rates considering what is happening in the market. और उन्होंने इनफैक्ट अपने कॉमन स्टॉक्स को रीपर्चेज भी कर लिया, यानी बायबैक भी कर लिया. तो डेट लेकर के उसी से शेयर होल्डर्स को बायबैक भी कर लिया या शेयर्स को बायबैक कर लिया. सो इस तरह के काम किए जा सकते हैं. रीफाइनेंस कराया जा सकता है एग्जिस्टिंग डेट को. नाउ दिस इज आल्सो वेरी सिंपल. आपने कोई लोन लिया होगा 10% पे, बट नाउ द लोन्स आर अवेलेबल फॉर ओनली 8%. सो व्हाई वुड यू गो फॉर 10%? आप एक काम करो, 8% पे लोन ले लो और 10% वाला जो अपना लोन है उसको सेटल करवा लो. क्लियर? इस तरह से आप अपने डेट को रीफाइनेंस करवा पाओगे एंड ये रीफाइनेंसिंग आपके लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकता है. सो दैट वाज इट. जो हमारा लर्निंग आउटकम ए का बाकी पार्ट्स था उसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया. इस वीडियो पार्ट में मैंने आपको बताया दो चीजों के बारे में. नंबर 1, फर्म स्पेसिफिक कंसिडरेशंस क्या है, जहां पे आई थिंक 10 पॉइंट्स हमने पढ़े एंड उसके अलावा 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज और किस तरह वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इट्स अ गुड रीडिंग. जस्ट गो थ्रू द नोट्स एक बार और आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा. सो दैट इज इट. अभी के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए. एंड अगर अभी भी आपको पढ़ना है और थोड़ी देर और पढ़ना है तो थर्ड वीडियो जरूर से देखिए. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.